हेलो एवरीवन। आज के राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता राजनीति के 3 सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। राजनीति के मूल्य अर्थात स्वतंत्रता, समानता और न्याय, यह राजनीति के 3 महत्वपूर्ण मूल्य हैं। राजनीति के मूल्य क्या होते हैं? अर्थात वह आदर्श जिन्हें राजनीति के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। हर राज्य का, हर राजनीतिक सत्ता का उद्देश्य होता है कि वह अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में स्वतंत्रता की, समानता की और न्याय की व्यवस्था करे। प्राचीन काल में चलते हैं। प्राचीन काल में स्वतंत्रता के राजनीतिक मूल्य की कोई चर्चा नहीं थी और कोई चर्चा हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि तब जनजीवन इतना जागरूक नहीं था और तब राज्य का स्पष्ट स्वरूप नहीं था। मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में, संपूर्ण मध्यकाल चर्च और सामंतों की शक्ति से आच्छादित था। तो राज्यों की लड़ाई, व्यक्तियों की लड़ाई सबसे पहले सामंत और चर्च के विरुद्ध ही थी। यह लड़ाई जीत तो ली गई, लेकिन इसमें जिस चीज का उदय हुआ वह था निरंकुश राजतंत्र। और निरंकुश राजतंत्र ने नागरिकों के स्वतंत्रता पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा के रखा। तो अब यह लड़ाई शुरू होती है नागरिकों के स्वतंत्रता के लिए। तो आधुनिक काल में हम पहुंच जाते हैं, जब राष्ट्र राज्य का जन्म होता है। और राष्ट्र राज्य के जन्म के साथ यह देखा जाने लगा कि जो राज्य है वह व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करता है, अनुचित प्रतिबंध लगाता है। इसलिए व्यक्ति के स्वतंत्रता को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति मिलनी चाहिए। सबसे पहले 1688 का गौरवमयी क्रांति इंग्लैंड में घटित होता है, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। और इसमें स्वतंत्रता की एक धुंधली तस्वीर उभर के आती है। लॉक इसी समय का विचारक है, जॉन लॉक, जब वो किताब लिख रहा था टू ट्रीटाइसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, और जिसमें लॉक कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। अर्थात स्वतंत्रता प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो जब संविदा करता है व्यक्ति, समझौता करता है व्यक्ति और राज्य का जीवन स्वीकार करता है, तो उसके स्वतंत्रता से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अर्थात राज्य को व्यक्ति के 3 अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1776 अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति का नारा लगाया गया, जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति के लिए की कामना। अर्थात यहां भी स्वतंत्रता को एक सर्वोच्च राजनीतिक मूल्य स्वीकार किया गया। फिर 1789 फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति के 3 बड़े दार्शनिक, रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, तीनों ने स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। रूसो कहता है व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है पर सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ है, यानी जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार है। रूसो कहता है और फिर मॉन्टेस्क्यू कहता है, क्या कहता है कि सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांट दीजिए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। क्यों बांट दीजिए? क्योंकि सरकार की निरंकुश शक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण करेगी। तो 3 भागों में शक्तियों को बांट दीजिए और तीनों भाग एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस पर आधारित रहेंगे। और वाल्टेयर कहता है स्वतंत्रता की कीमत सतत जागरूकता है। सतत जागरूकता क्या है? यानी कि व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए, व्यक्ति का कंट्रोल होना चाहिए राज्य पर। और यहां से स्वतंत्रता की अवधारणा का स्पष्ट जन्म शुरू होता है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो स्वतंत्रता है वह राज्य के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई थी। तो स्वतंत्रता की प्रारंभिक अवधारणा नकारात्मक अवधारणा है, यानी कि राज्य को व्यक्ति के ऊपर कम से कम प्रतिबंध लगाने चाहिए। और स्वतंत्रता, अगर इसकी अंग्रेजी शब्द देखें लिबर्टी, तो लिबर्टी लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से जन्मा है। और लाइबर का मतलब होता है बंधनों का अभाव। तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य व्यक्ति के कार्यों पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई बंधन न लगाए।
व्यक्ति को मुक्त छोड़ दे। ध्यान रखिएगा, यह वही समय है जब व्यक्तिवाद का जन्म हो रहा था, उदारवाद का जन्म हो रहा था, राज्य के यांत्रिक सिद्धांत मैकेनिकल थियरी ऑफ स्टेट का जन्म हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट थियरी जिसे आप कहते हैं। यह वही जन्म था, यह वही समय था जब औद्योगिक क्रांति घटित हो रही थी। तो यह सब किस चीज की मांग कर रही थी? व्यक्ति के मुक्त जीवन की, स्वतंत्र जीवन की, यानी व्यक्ति के स्वतंत्रता की, व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध न लगे, और व्यक्ति जब अधिक से अधिक काम करेगा तो उसका लाभ समाज को, राज्य को और खुद व्यक्ति को, सबको मिलेगा। तो यहाँ से स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा का जन्म होता है, और यह राज्य के प्रतिबंधों के विरुद्ध है। तो यह कहा गया कि जो राज्य है वह व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे, और व्यक्तिवाद का यही नारा है। तो स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा का समर्थन व्यक्तिवादी और अराजकतावादी, जिसमें विलियम गॉडविन, क्रोपाटकिन, बाकुनिन, प्रोधा, इस सबसे ये सारे विचारक आते हैं जो राज्य को और राज्य के कानून को व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। फिर यह समय आगे बढ़ता है और राज्य के न्यूनतम कार्य से आगे बढ़ते हैं। विचारक आता है ग्रीन, जो इंग्लैंड का ही विचारक है, टी.एच. ग्रीन। और टी.एच. ग्रीन पहला विचारक है जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। टी.एच. ग्रीन क्या कहता है कि राज्य का कार्य है हिंडर टू हिंड्रेंसेस, यानी कि बाधाओं को बाधित करना, यानी कि व्यक्ति के जीवन के विकास में, एक अच्छे जीवन के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उसे दूर करने का दायित्व किसका है? राज्य का है। और राज्य कैसे इन दायित्वों का निर्वहन करेगा? जब वह व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं इकट्ठा करेगा। क्या? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, तमाम और चीज़ों का की व्यवस्था करेगा। तो जब यह सारे कार्य करेगा तो क्या किया टी.एच. ग्रीन ने कि राज्य को अधिक से अधिक कार्य सौंप दिए और कहा कि अब स्वतंत्रता की अवधारणा नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। तो सकारात्मक में क्या हुआ कि आप ऐसे देखिए कि राज्य के कार्य व्यक्ति के स्वतंत्रता के विरोधी नहीं है। राज्य के कार्यों से व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ सकती है। अगर व्यक्ति को मुक्त छोड़ दिया जाए, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो एडमिशन कैसे लेगा, पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगा, स्कूल कैसे जाएगा? तो राज्य को उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अर्थात कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लाक ये बात पहले भी कह रहे थे कि जहां कानून है वहां स्वतंत्रता है, लेकिन वह राज्य की उपस्थिति को, राज्य के कार्यों को व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी देख रहे थे। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है उसमें ग्रीन, लास्की, मैकाइवर और तमाम ऐसे विचारक हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। अब हम आते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता है। और प्राकृतिक अवस्था कोई हो सकती है, यह एक कल्पना है। कभी राज्य नहीं रहा होगा, यह भी एक कल्पना है। व्यक्ति ने जब आंख खोला, व्यक्ति जब जी रहा है तो एक समाज और एक राज्य के साथ जी रहा है। इसलिए आज के समय में यह कल्पना करना कि कोई प्राकृतिक अधिकार या प्राकृतिक स्वतंत्रता हो सकती है वह संभव नहीं है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात मूल रूप से संविदावादी विचारक करते हैं, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो मुख्य रूप से आते हैं। तो एक प्रकार हो गया प्राकृतिक स्वतंत्रता। दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? पर्सनल लिबर्टी का मतलब यह है कि व्यक्ति के जो निजी कार्य है, जिसका प्रभाव निजी, उसके खुद निजता तक है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं राज्य का होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका सबसे बड़ा हिमायती है जॉन स्टुअर्ट मिल। और जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि व्यक्ति को अपने मन पर और अपने शरीर पर संप्रभुता प्राप्त है, यानी कि व्यक्ति मालिक है अपने मन और अपने शरीर का, और राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि व्यक्ति के ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जो उसके निजी जीवन से संबंधित है। अर्थात व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांट देता है। व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसका प्रभाव उसका खुद पर होता है, और कुछ ऐसे कार्य जिसका प्रभाव समाज पर या दूसरे लोगों पर भी होता है। तो मिल कहता है, जॉन स्टुअर्ट मिल, उसने किताब लिखी ऑन लिबर्टी, और उसमें कहता है कि जो व्यक्ति के जो कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं उस पर तो प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन जो कार्य का प्रभाव सिर्फ उसी तक है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगनी चाहिए। और इस रूप में वह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता की बात करता है, यानी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की असीम आजादी है।
हालांकि इसकी बाद में आलोचना भी की गई और बारकर तो यहाँ तक कह दिए, बारकर ने यहाँ तक कहा कि जो मिल है वह खोखली स्वतंत्रता का वाहक है, प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, खोखली स्वतंत्रता का वाहक। फिर स्वतंत्रता का तीसरा प्रकार है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब कि एक नागरिक के रूप में जो व्यक्ति के अधिकार है, जो स्वतंत्रताएं हैं, जैसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं जीवन जीने, बस जाने, कोई व्यवसाय करने, व्यापार करने इत्यादि की स्वतंत्रता। तो यह सारी स्वतंत्रताओं की व्यवस्था कौन करता है? राज्य करता है। नागरिक जीवन में, यानी कि राज्य की सदस्यता के रूप में ही ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हो सकती हैं। फिर आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता क्या? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भूख से मुक्त रहने का अधिकार है, की आजादी है। तो व्यक्ति कोई भी वृत्ति, व्यवसाय, कार्य, व्यापार कर सकता है जिससे वो अपने आप को भूख से मुक्त रख सके और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन बिना प्रतिबंध के यह स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, जिसकी आगे चर्चा करेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि व्यक्ति को अपनी सरकार का चयन करने का अधिकार होना चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से वोट देने का अधिकार, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, पद धारण करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये सब स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। तो ये सब स्वतंत्रता है, तो इसे राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी कि प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार है। हर राष्ट्र खुद के निर्णय खुद लेगा, कोई दूसरा राष्ट्र उसको डिक्टेट नहीं करेगा, उस पर शासन नहीं करेगा। सामाजिक स्वतंत्रता यानी कि समाज में रहते हुए सामाजिक बंधनों से, वह बंधन जो प्रगतिशील नहीं है, रूढ़िवादी है, व्यक्ति के विकास में बाधक है, ऐसे सामाजिक बंधन भी व्यक्ति पर नहीं होने चाहिए। और नैतिक स्वतंत्रता क्या है? उसका व्यक्ति के खुद के जीवन से उसका मतलब होता है कि यानी व्यक्ति खुद पर अपने नैतिक प्रतिबंध आरोपित इस कदर करे, नैतिक रूप से इस कदर आज़ाद हो कि वह किसी मानसिक गुलामी में न हो, किसी नैतिक गुलामी में न हो, वह एक स्वच्छ, सुथरा और आदर्श जीवन जी सके। तो ये स्वतंत्रता के प्रकार हैं। अब यहाँ ये भी बता दें कि स्वतंत्रता का एक हानि सिद्धांत है, जिसका जन्मदाता जॉन स्टुअर्ट मिल है। हानि सिद्धांत का मतलब कि व्यक्ति के वह कार्य जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, उस पर प्रतिबंध हो सकता है, और वह कार्य भी जैसा मैंने आपको बताया पर्सनल लिबर्टी के रूप में, तो जो उसके निजी तक जहाँ उसका संबंध है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। तो ये है स्वतंत्रता की सम्यक अवधारणा। अब स्वतंत्रता और इसके साथ समानता का क्या संबंध है, यह अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आपके लिए जो प्रश्न है वह यह है कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं। अगले टॉपिक पे हम और भी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।